अगर पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ पहले वाला E10 पेट्रोल भी बिकने लगा तो लोगों की शिकायतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के फैसले पर पहले से ही लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। पुराने गाड़ियों के मालिक E20 से परेशान हैं। हालांकि सरकार लगातार इसका बचाव करती आ रही है। इसी बीच देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन ने E20 के मुद्दे पर जनता का साथ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे ओपिनियन पीस ब्रिंग बैक E10 फॉर ओल्डर व्हीकल्स, वर्कआउट फूड वर्सेस फ्यूल ट्रेड ऑफ में नागेश्वरन बताते हैं कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथनॉल मिलाने का फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय सरकार को इसके नतीजों पर ठंडे दिमाग से सोच विचार करना चाहिए। नागेश्वरन सरकार को देश की इकोनॉमी से जुड़े बड़े फैसलों पर सलाह देते हैं। महंगाई, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और सरकारी नीतियों के आर्थिक असर जैसे मुद्दे पर उनकी टीम एनालिसिस करती है और फिर सरकार को एडवाइस करती है। नागेश्वरन ने इंडियन एक्सप्रेस में ये ओपिनियन पीस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के कंसल्टेंट आकाश पुजारी के साथ मिलकर लिखा है। हालांकि ये दोनों का पर्सनल ओपिनियन है, फिर भी भारत में किसी बड़े सरकारी अफसर का सरकार के फैसले के खिलाफ खुलकर बोलना कम ही देखने को मिलता है। खास बात यह है कि इस पीस में नागेश्वरन ये भी लिखते हैं कि मुद्दा सिर्फ गाड़ियों के इंजन या माइलेज तक सीमित नहीं है। अगर सरकार पेट्रोल में एथनॉल की क्वांटिटी और बढ़ाती है, माने E27 या E30, तो इसके लिए भारी मात्रा में एथनॉल बनाना पड़ेगा। इतना एथनॉल तैयार करने वाली फसलों के लिए आखिर जमीन और पानी आएगा कहाँ से? अगर खेती के ज्यादातर रिसोर्सेज फ्यूल बनाने में खर्च हो गए तो खाने पीने की फसलों का प्रोडक्शन घटेगा और देश के सामने खाने का संकट भी खड़ा हो जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो ओपिनियन पीस ये कहता है कि सरकार किसी नीति को तो एक झटके में बदल सकती है, लेकिन एक बार अगर खेती का तरीका बदल गया और जमीन पानी को फ्यूल बनाने के काम में फंसा दिया गया तो फिर से पुरानी स्थिति में लौटना नामुमकिन जैसा होगा। इसलिए E20 से आगे कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सरकार को पानी, जमीन, खेती किसानी और आम इंसान की थाली पर पड़ने वाले असर का पूरा हिसाब किताब लगा लेना चाहिए। इसी वजह से भारत की एथनॉल पॉलिसी में फूड बनाम फ्यूल का सवाल भी जरूरी हो गया है। भारत में एथनॉल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। देश ने 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया। अब सरकार का कहना यह है कि इससे कच्चे तेल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी घटेगी, फॉरेन करेंसी बचेगी और किसानों के लिए फसलों का एक अलग मार्केट तैयार होगा। लेकिन E20 से आगे बढ़े तो एथनॉल की जरूरत भी बढ़ेगी। इसके लिए ज्यादा कच्चे माल यानी कि गन्ना, मक्का, चावल और दूसरी अनाज वाली फसलों की जरूरत होगी। यानी एक ही फसल का इस्तेमाल पेट्रोल में एथनॉल बनाने के लिए भी हो सकता है और खाने, पशुओं के चारे या दूसरी जरूरतों के लिए भी। इसीलिए बढ़ती एथनॉल मांग का असर खाने पीने की चीजों और किसानों दोनों पर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए, अगर एथनॉल कंपनियां मक्का ज्यादा खरीदने लगती हैं तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। इसका असर किसानों के फसल चुनने के फैसले पर भी पड़ेगा। मक्का सिर्फ एथनॉल के काम नहीं आता, इसका इस्तेमाल मुर्गियों, पशुओं के चारे में बड़े पैमाने पर होता है। इसीलिए मक्का महंगा होने का असर आगे चलकर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। अगर हम E20 से आगे बढ़े तो ये चिंता और बड़ी हो सकती है। अगर E27 या E30 जैसे टारगेट्स आते हैं तो एथनॉल के लिए फसलों की मांग लंबे समय तक बढ़ती रहेगी। अब ऐसे में सरकार को ये देखना होगा कि फ्यूल की जरूरत पूरी करने के चक्कर में कहीं खाने की जरूरत पीछे न छूट जाए। गन्ने के मामले में इसका असर पहले से दिखाई दे भी रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले सीजन में एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर कुछ रोक लगाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट ये कहती है कि मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी, यानी देश में साल भर में बनने वाली कुल चीनी का लगभग 10% एथनॉल बनाने की तरफ भेजा गया। इससे साफ है कि गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने और एथनॉल बनाने दोनों के लिए हो रहा है। इसीलिए एथनॉल की मांग बढ़ने के साथ ये सवाल भी जरूरी है कि गन्ने और दूसरी फसलों का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाएगा या फिर फ्यूल बनाने के लिए। अगर एथनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल कम किया जाता है और फिर भी E20 का टारगेट बनाए रखेंगे तो मक्का और दूसरी अनाज वाली फसलों पर इसका दबाव पड़ेगा। यानी गन्ने से एथनॉल कम बनाने पर एथनॉल की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरी फसलों की मांग बढ़ सकती है। नागेश्वरन अपने पीस में यही लिखते हैं कि सरकार को एथनॉल पॉलिसी में सीधा फायदा नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि एक फैसले का असर आगे दूसरी फसलों पर, किसानों पर कैसे पड़ेगा। इसके अलावा एथनॉल के प्रोडक्शन में पानी की खपत भी एक बड़ा मुद्दा है। एथनॉल बनाने के फायदे जरूर हैं, जैसे कच्चा तेल कम मंगाना, विदेशी मुद्रा बचाना या फिर प्रदूषण घटाना। लेकिन नागेश्वरन और पुजारी के मुताबिक ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि एथनॉल के लिए गन्ना, मक्का या चावल उगाने में कितना पानी और जमीन खर्च हो रही है।
अगर देश के जल संसाधन ईंधन बनाने में ही ब्लॉक हो गए तो भविष्य में इस पॉलिसी से पीछे हटना नामुमकिन हो जाएगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से नागेश्वरन और पुजारी की सबसे बड़ी सिफारिश यही है कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ E10 पेट्रोल भी बिकता रहे। देश में आज भी करीब 7.5 से 8 करोड़ पुराने टू व्हीलर्स चल रहे हैं। हालांकि E20 से इंजन अचानक खराब होने के सबूत नहीं है, लेकिन पुराने रबर के पुर्जों पर एथेनॉल का बुरा असर पड़ सकता है। इन गाड़ियों के पुर्जे बदलने में समय लगेगा, इसलिए तब तक के लिए E10 का ऑप्शन मिलना बेहद जरूरी हो गया है। दूसरी ओर सरकार का तर्क यह है कि E20 से कच्चे तेल की निर्भरता घटती है, किसानों को फसल बेचने का नया जरिया मिलता है। सरकार का कहना है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि असली सवाल सिर्फ माइलेज या इंजन का नहीं है। असली चुनौती ये है कि विदेशी तेल बचाने के चक्कर में कहीं देश को अपने पानी, जमीन और भोजन की भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। E27 या E30 जैसे बड़े टारगेट से पहले इस पूरे असर का लगभग हिसाब लगाना जरूरी है। नागेश्वरन और पुजारी E20 के फायदे से इनकार नहीं करते। उनकी चिंता ये है कि आगे E27 या E30 जैसे टारगेट तय करने से पहले इसके पूरे असर का हिसाब लगाया जाए और एथेनॉल के लिए कितनी जमीन, कितनी पानी, कितनी फसल चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाए। इन्हीं सभी सवालों को देखते हुए ही एथेनॉल पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव।